नमस्कार बच्चों। प्लांट एनाटॉमी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स। मतलब कि जो स्टेम है उसका जो एपिकल पार्ट है, उसका जो एपेक्स है, उसमें जिसको हम शूट प्ररोह भी कहते हैं, तो जो प्ररोह तंत्र है उसका शीर्ष में कोशिकाओं का संगठन या किस प्रकार होता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स कहते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। ये बहुत ही प्रचलित नाम है, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, जैसे कि मैंने पिछली अपने लेक्चर में आपको बताया था, ये वह कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य लगातार विभाजन करना और उसके साथ नई कोशिकाओं को उत्पन्न करना। यह वह कोशिकाएं हैं जो आगे चल कर के सेल डिफरेंशिएशन के माध्यम से कई प्लांट की कई सारी कोशिकाएं बनाती हैं। हालांकि विभाजन के बाद जो ये विभाजन होता है ये समसूत्री विभाजन होता है, और जब समसूत्री विभाजन होगा तो दो पुत्री कोशिकाएं का निर्माण होता है। माना कि जैसा कि एक विभजोतक कोशिका, एक मेरिस्टेमेटिक सेल का अगर विभाजन हुआ तो वो दो पुत्री कोशिकाएं बनाएगी। एक पुत्री कोशिकाएं सेल डिफरेंशिएशन के माध्यम से किसी न किसी एक सेल में रूपांतरित होगी, और दूसरी जो कोशिका है वह पुनः मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह ही कार्य करती है। इस कारण क्या है कि ये हमेशा शीर्ष पर बनी रहती है। अगर दूसरी कोशिका भी सेल्यूलर डिफरेंशिएशन में चले जाए तो धीरे धीरे शूट एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं समाप्त हो जाती है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये जो विभजोतक कोशिकाएं हैं ये आकार में छोटी होती हैं और इनमें न्यूक्लियस काफ़ी मात्रा में जो मैक्सिमम जो अवेलेबल स्पेस है सेल का वो न्यूक्लियस द्वारा रहता है। हालांकि समय समय पर इस एपिकल मेरिस्टेम का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझाने का प्रयास हुआ है और कई सारी थ्योरीज़ दी गई हैं टाइम टू टाइम। कुछ प्रमुख थ्योरीज़ जो है जिनका हम अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। पहला एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा हिस्टोजन थ्योरी, तीसरा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, चौथा हिस्टोजेनिक थ्योरी और पांचवा साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी was given by नगेली in 1878। काफ़ी पुरानी है और ये बतलाती है कि जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का जो शूट एपेक्स है, यहाँ पर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब आपको समझना चाहिए। इसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स नहीं है। इस थ्योरी का जो जन्म है ये टेरिडोफाइट्स के अध्ययन पर आया है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर मेनली टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो उनमें ये पाया गया है कि उनकी शूट का जो एपेक्स है या उनके जो शीर्ष पर एक ही कोशिका पाई जाती है जिसको सिंगल टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय एपिकल सेल है वो प्रेजेंट होती है, और यही सेल मेरिस्टेमेटिक कोशिका की तरह कार्य करती है और विभाजन कर अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। दिस थ्योरी स्टैंड्स ट्रू फॉर द मोस्ट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स
बट नॉट फॉर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इस थ्योरी में को प्रायः सही पाया गया है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लिए, जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के केस में यह थ्योरी लागू नहीं होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी एपेक्स पर एक बड़ी आकार की सेल है जो चतुष्फल की है, एपिकल सेल, वह पाई जाती है। जब ये डिवाइड होती है तो एक तो इनिशियल्स बनाती है और एक डेरिवेटिव सेल बनाती है। तो इनिशियल तो पुनः वापस इसी तरह कार्य करेगा, जो डेरिवेटिव वो आगे चल करके कोई दूसरी सेल का निर्माण करता है। दूसरा जो थ्योरी आती है वो है हिस्टोजन थ्योरी। इसको प्रतिपादित किया हैंस्टीन ने सन 1868 और 1870 के अंदर। उनके अनुसार कि प्लांट की जो मेन बॉडी है ये हिस्टोजन से आती है, हिस्टोजन से। यहाँ पर उन्होंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को नाम दिया हिस्टोजन, और हिस्टोलॉजी जो एक विज्ञान है जिसके तहत हम टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोजन्स ऐसे ऊतक जो कि जिनके द्वारा दूसरी कोशिकाओं का उत्पादन होता हो, उन्हें यहाँ पर हिस्टोजन कहा गया हैंस्टीन द्वारा। और उन्होंने ये कहा कि जो उनका शूट एपेक्स पर 3 अलग अलग प्रकार के हिस्टोजन्स या उत्तकजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने जो नाम दिया है डर्मेटोजन, दूसरा पेरिब्लम और तीसरा प्लीरोम नाम दिया है। जो डर्मेटोजन है वह आगे चल करके विभाजन के द्वारा उनकी जो डेरिवेटिव कोशिकाएं हैं वो आगे चल करके एपिडर्मिस का निर्माण करती है, और प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस होती है वह उनका बाह्य आवरण होता है, बाह्य परत होती है कोशिकाओं की। पेरिब्लम जो हिस्टोजन से वो जो आगे चल करके कॉर्टेक्स की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जबकि प्लूरोम जो हिस्टोजन है वह कॉर्टेक्स के अंदर के भाग का निर्माण करता है, और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी आ जाते हैं, मतलब सवन उत्तक भी आ जाते हैं। तो क्लियर है, हिस्टोजन थ्योरी में 3 प्रकार के हिस्टोजन्स पाए जाते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लूरोम। यह चित्र आपको बता रहा है कि हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार ये जो 3 डर्मेटोजन्स, 3 हिस्टोजन्स हैं, वो किस प्रकार इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये बतलाता है कि सबसे शूट एपेक्स पर सबसे बाह्य परत जो है हिस्टोजन की वह डर्मेटोजन की होती है, मध्य में जो परत होती है वह पेरिब्लम की होती है, और सबसे अंदरूनी जो परत है कोशिकाओं की वह प्लीरोम की होती है। आगे चलें तो थ्योरी आती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है ये शूट एपेक्स के लिए ही है। इसके अनुसार शूट एपेक्स को 2 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया है ट्यूनिका और दूसरे का नाम दिया गया है कॉर्पस। जो ट्यूनिका जो लेयर है वह बाह्य लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि कॉर्पस जो लेयर है वो अंदर की लेयर होती है। ट्यूनिका जो रीजन है उसके अंदर कोशिकाओं की, मतलब विभजोतक कोशिकाओं की या तो एक परत होती है या एक से अधिक परत भी हो सकती है, जबकि
कॉर्पस के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो मल्टीपल लेयर की होती हैं, कई सारी परतों में पाई जाती है। The two regions are differentiating from each other by the different rates and the method of growth and division. इन दो रीजन्स को अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से उन्हें जाना गया है। इसका आधार एक यह भी है कि ये देखा गया है कि इन रीजन्स की कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन की दर है वो भिन्न है। साथ ही उनके अंदर जो कोशिका विभाजन का तल है, प्लेन ऑफ सेल डिवीज़न है, या किस प्रकार जो उत्पन्न कोशिकाएं हैं, जो पुत्री कोशिकाएं हैं, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, वो भी भिन्न है। इसलिए दो भिन्न परतें दी गई है। इसमें साफ दर्शाया गया है कि ट्यूनिका रीजन के अंदर की जो कोशिका हैं उनके अंदर प्राय एंटीक्लिनल डिवीज़न पाया जाता है, जबकि कॉर्पस एंटीक्लिनल डिवीज़न्स मतलब ये हुआ कि ये ऐसा डिवीज़न है जिसके अंदर एक ही परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब उसमें एक ही कोशिका की जो सिंगल लेयर है, उस सिंगल लेयर के अंदर ही नई कोशिकाएं आ रही है और उस सिंगल लेयर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। तो ऐसा जो विभाजन होता है उसे एंटीक्लिनल विभाजन कहते हैं। जबकि कॉर्पस की जो रीजन है, उस कॉर्पस रीजन में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन्स भी पाए जाते हैं और पेरिक्लिनल डिवीजन्स भी पाए जाते हैं। मतलब लगभग हर प्लेन के अंदर डिवीज़न होता है। एंटीक्लिनल डिवीज़न से नंबर ऑफ सेल्स एक ही लेयर में बढ़ रही है, जबकि पेरिक्लिनल डिवीज़न से क्या है कि नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ेगी। तो इससे क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो जो ग्रोथ है वो उसका पैटर्न ये रहेगा कि एक तो डिफरेंट लेयर्स ही बन रही है, साथ एक ही लेयर के अंदर कई सारी सेल्स भी बन रही है। इस स्लाइड के अंदर जो चित्र दिखाया गया है उसमें आपको उससे क्लियर है कि क्या डिफरेंस है एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीज़न के अंदर। जो सबसे बाह्य जो परत है कोशिका की, जो हरे रंग से दर्शाई गई है, आप देखिए कि जो एंटीक्लिनल डिवीज़न है उसमें जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है वो एक तरह से परपेंडिकुलर है। अब जो दो कोशिकाएं बन रही है वो किस प्रकार बन रही है, एक ही लेयर के अंदर, जबकि पेरिक्लिनल डिवीज़न में जो कोशिकाएं बनेगी वो अलग अलग लेयर्स के अंदर बनेगी। और इस चित्र के माध्यम से भी आप एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीज़न के मध्य जो अंतर है, मुख्य अंतर है, वो आप समझ सकते हैं। ट्यूनिका जो है एक से 1 to several लेयर हो सकती है, जैसा कि इस चित्र के में बताया गया, और ऑलमोस्ट एंटायरली एंटीक्लिनल डिवीजन्स आर फाउंड। There are no periclinal divisions found in the tunica region of the shoot apex. While in the corpus region, both anticlinal as well as periclinal divisions are found, and the growth pattern of the cells are in all directions. Next theory is histogenic layer theory. In histogenic layer theory, it describes that the shoot apex is divided into 3 different regions, and these 3 different regions are designated as the L1 region, the L2 region, and the L3 region. The L1 region is the outermost region,
L2 region is the middle region of the shoot apex, and N3 is the innermost region of the cell. It is clear from the picture itself that L1 and L2 regions are of single layer of cell. They are made up of only single layer of cell, मतलब एक ही परत वाली कोशिकाओं की बनी होती है. While the L3 regions are made up of multiple layered of cells. And again, from the arrows which are been described in the L1, L2 and L3 regions are showing the pattern of cell division. The L1 and L2 regions of cell divides only in anticlinal divisions, while the L3 region the cells divide in both planes, that is in anticlinal as well as periclinal divisions are found in L3 region. The L1 region and the L3 region is more responsible for the formation of the inner mass of the stem, particularly the vascular bundles and maximum part of the cortex, while the L1 region is responsible for the formation of epidermis and maybe outer cortical regions. So these are some important theories regarding the organization of the shoot apex. Now I will conclude my lecture here by concluding remark that in higher plants, particularly phanerogams, which includes mainly gymnosperms and angiosperms, the shoot apex is organized by multiple layers of cells. The outermost layer of cells are mainly responsible for the formation of the outermost part of the plant, particularly epidermis. The middle regions are more or less responsible for the formation of the cortical regions of the cell, and the innermost layer of the cells, means of the meristematic cells, are responsible for the formation of the vascular bundle or the stellar region. While in case of lower plants, particularly bryophytes and pteridophytes, they are vascular cryptogams. Apical theory stands true for them, and according to the apical cell theory, only a single apical cell is found at the apex, and that apical cell is solely responsible for the formation of the different kind of cells, all kind of the cells for that plant. Thank you.